ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इस समय दुनिया के सबसे बड़े सैन्य युद्धाभ्यास टैलिस्मान सर्व 2025 की गूंज है। यह महज एक रूटीन नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में बढ़ते तनावों के बीच शक्तियों की नई गोलाबंदी है और भारत वो इसमें सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि मैदान में डटकर मुकाबला कर रहा है। 19 मित्र देशों के साथ मिलकर करीब 35,000 सैनिक 3 हफ्तों तक समंदर, जमीन और आसमान में यह अभ्यास क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, क्रिसमस द्वीप से लेकर पापुआ न्यू गिनी तक फैला हुआ है। इसका मतलब है भारत की पहुंच अब इंडो पैसिफिक में सिर्फ रणनीतिक नहीं, सैन्य रूप से भी गहरी होती जा रही है। भारत इस अभ्यास में लाइव फायर ड्रिल, हिमार्स और एडवांस ऑस्ट्रेलियाई हथियारों को मोबाइल रॉकेट सिस्टम के साथ एकीकृत अभ्यास करा रहा है। ये कॉम्बैक्ट कोऑर्डिनेशन की वो तैयारी है जो किसी संभावित युद्ध की जमीन तैयार कर सकती है। यह अभ्यास केवल सामरिक या सैन्य तैयारी नहीं बल्कि ये वो भू राजनीतिक संदेश भी है, खासकर उन देशों के लिए जो इंडो पैसिफिक में विस्तारवादी नीतियों के दम पर चुपके से कब्जा करने के सपने देख रहे हैं। और उनमें सबसे पहला नाम है चीन और चीन का दोस्त पाकिस्तान। भारत की सैन्य मौजूदगी और रणनीतिक कूटनीति दोनों इन देशों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो केवल सरहदों पर नहीं, अब वैश्विक थिएटर पर भी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। पाकिस्तान जो हर बार चीन के पीछे छिपकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, अब उसे यह समझ लेना चाहिए कि भारत का सैन्य अभ्यास अब केवल घरेलू सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। ये भारत की रणनीतिक परिपक्वता का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। टैलिस्मान सर्व 2025 सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा एक अभ्यास नहीं बल्कि आने वाले दशकों के फ्यूचर वॉर जोन की बुनियाद भी है और भारत अब उस बुनियाद का हिस्सा नहीं बल्कि निर्माता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत एक बार फिर अटक गई है और इस वजह है इसकी भारत की आस्था, हमारी गौ माता। अमेरिका चाहता है कि वो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में बेचे, लेकिन भारत ने सीधा इनकार कर दिया। वजह है गायों को चारा नहीं, सुअर, मुर्गी, मछली और घोड़े की चर्बी से बना खाना खिलाना। भारत ने साफ कहा कि मांसाहारी दुग्ध हम नहीं लेंगे। ये सिर्फ व्यापार नहीं, संस्कृति और श्रद्धा का सवाल है। अमेरिका को झटका इस बात से भी ज्यादा है कि भारत ने डेयरी आयात पर धार्मिक भावना और प्रमाण पत्र की शर्त लगाई है। भारत ने दो टूक कहा कि हमारे गाय यहाँ पूजनीय हैं और उसकी आस्था से खिलवाड़ नहीं होगा। डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भरता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इस सेक्टर से हर साल भारत की अर्थव्यवस्था को 9 लाख करोड़ का योगदान मिलता है। SBI की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के डेयरी आयात से भारत को 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इस झटके से बौखलाया अमेरिका अब इस भारत को धमका रहा है। पूर्व राष्ट्रपति मौजूदा समय में वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम इंडोनेशिया जैसे डील करेंगे, भारत को मजबूर किया जाएगा। लेकिन ट्रंप भूल गए कि ये नया भारत है जो अब घुटनों पर नहीं, आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। भारत ने सिर्फ व्यापारिक प्रस्ताव ठुकराया नहीं बल्कि अपनी आस्था, कृषि और आत्मनिर्भरता की रक्षा की भी है। ये केवल दूध नहीं, संविधान और सभ्यता की रक्षा की लड़ाई है। दुनिया सुन ले, हमारी गाय कोई बिजनेस प्रोडक्ट नहीं, वो हमारी मां है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड पर आ पहुंची है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसे अपने बाजार में पूरी पहुंच दे, वो भी जीरो टैरिफ के साथ, यानी भारत अमेरिका प्रोडक्ट्स को खुला निमंत्रण दे दे बिना कोई शुल्क लिए। ये मांग अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ की गई जीरो टैरिफ डील के बाद और जोर शोर से रखी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को अमेरिका की बड़ी जीत बताया, जिसमें उन्होंने इंडोनेशिया के बाजार में फ्री एंट्री मिल गई, लेकिन इंडोनेशिया को अमेरिका में एक्सपोर्ट करने के लिए 19% तक टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने अब उसी मॉडल को भारत पर लागू करने की बात कही और कहा कि भारत के साथ समझौता बहुत नजदीक है। अब सवाल यह है कि क्या भारत भी इंडोनेशिया की तरह झुकेगा या ट्रंप की दबाव की राजनीति एक बार फिर से भारत को निशाना बना रही है। साफ है कि अमेरिका भारत को केवल एक बाजार के रूप में देखता है जहां वो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स, रक्षा उपकरण, टेक्सटाइल और कृषि सामान को बिना रोक टोक के बेचना चाहता है। लेकिन भारत ने स्पष्ट शब्दों में अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर आपत्ति जताई है, क्योंकि हम इनमें गौमांस से जुड़ा मांसाहार दूध शामिल है। भारत की धार्मिक भावनाएं और आस्था से सीधा टकराव है। इतना ही नहीं, SBI और रिपोर्ट बताती हैं कि अगर अमेरिका भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर देता है तो भारत को सालाना 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है।
ये सीधे सीधे हमारे गांव, किसान और दुग्ध उत्पादन पर हमला होगा। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर भूचाल आने की आहट सुनाई दे रही है। 15 जुलाई को एक के बाद एक 3 बड़ी बैठकों ने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, फिर सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से गोपनीय बैठक की। इस बैठकों के बीच का अंतर महज कुछ घंटों का था और यहीं से शुरू हुई तख्ता पलट की थ्योरी। सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है कि राष्ट्रपति जरदारी जल्द इस्तीफा देने वाले हैं और सेना प्रमुख जनरल मुनीर उनकी जगह देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये वही जनरल हैं जिन्होंने इमरान खान की सत्ता से बेदखली के बाद सेना की सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पाक सरकार ने इन दावों को खारिज किया और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इन खबरों को बिल्कुल निराधार और प्रोपेगेंडा बताया है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की जनता और राजनीतिक विश्लेषक इस खंडन को सच मान रहे हैं? ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी सेना और सत्ता की नजदीकियां बढ़ी हैं, वहां लोकतंत्र की सांसें टूटने लगी हैं। जनरल मुनीर की लगातार प्रधानमंत्री से मुलाकातें और अब राष्ट्रपति से भी बैठकों का सिलसिला, ये सब एक नए पावर ट्रांसफर की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। याद रखिए, पाकिस्तान में सैन्य शासन कोई नई बात नहीं। अतीत में अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ जैसे कई जनरल सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। क्या अब बारी जनरल मुनीर की है? सरकार चाहे जितना इनकार करे, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर आज सवाल गूंज रहा है कि क्या सियासी पतवार अब फौज के हाथों में जाने वाली है। तो जुलाई का महीना फिर उबाल पर है और इस बार आग बाहर से नहीं, घर के भीतर से लगी है। जिस शेख हसीना ने 2024 में सत्ता गंवाई, अब उनके ही समर्थक मौजूदा अंतरिम सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। गोपालगंज शेख हसीना का गढ़, जहां बुधवार को बांग्लादेश का छात्र लीग के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी, पेट्रोल पंप फेंके और 3 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। यही छात्र लीग पहले हसीना की ताकत था, अब वही सत्ता विरोधी आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में फिर से जुलाई विद्रोह जैसी स्थिति बन रही है और क्या हसीना के इशारों पर ही ये बगावत हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्र लीग ने ये रैली शेख हसीना के समर्थन में और मौजूदा सरकार के खिलाफ निकाली थी। सबसे अहम बात यह है कि फिलहाल बांग्लादेश में हसीना और उनकी पार्टी की सभी शाखाओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद रैली हुई और उसमें बम तक लगाए गए। ये साफ संकेत है कि हसीना खेमा अब खुलकर मैदान में उतर आया है। शेख हसीना हाल ही में समर्थकों से एक अपील कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने कट्टरपंथ और सत्ता की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष जारी रखने को कहा था। अब वही समर्थक सड़कों पर टकराव का मोर्चा खोल चुके हैं। गोपालगंज की घटना कोई मामूली हिंसा नहीं है, ये एक सियासी विस्फोट है। ये हिंसा की टाइमिंग भी बेहद अहम है। 16 जुलाई से जुलाई विद्रोह के 1 साल पूरे होने का समारोह शुरू हो रहा है। ऐसे में हसीना समर्थकों का ये बम हमला साफ करता है कि अब सब संयोग नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति है। बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में चेताया था कि हसीना के समर्थक फिर सक्रिय हो रहे हैं और ये बांग्लादेश के लिए एक बड़ा खतरा है। यानी साफ है, बांग्लादेश फिर से अशांति के मुहाने पर खड़ा है। इस बार हसीना की वापसी का रास्ता हिंसक हो सकता है और जुलाई का महीना फिर से इतिहास दोहरा सकता है। गोपालगंज में पेट्रोल पंप से बवाल हुआ है छात्र लीग की रैली से, जहां सरकार उड़ी थी और उसके बाद एक बार फिर अब बांग्लादेश में जो है जुलाई विद्रोह शुरू हुआ है, क्योंकि 1 जुलाई में ही वहां पर पिछले साल जो है इस तरह के विद्रोह की खबरें आई थी।